हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता के समकालीन केंद्र, जो कि +2 का सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, और सेकंड लेसन है ये एसएसटी का +2 का। तो इसके बारे में आज हम अपने पढ़ेंगे। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। अब हम सबको पता है कि 1990 के दशक में दो ध्रुवीय व्यवस्था थी। दो ध्रुवीय व्यवस्था यानी कि दो महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका यूएसए के रूप में और दूसरी महाशक्ति थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जिसे हिंदी में जाना जाता है। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ कि एक बदलाव आया विश्व में, और जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया यानी कि पतन हो गया, और 15 नए देश अस्तित्व में आए। ये 15 नए देशों में रूस एक देश के रूप में उभर कर सामने आया। सोवियत संघ तो ख़त्म ही हो गया, उसका कोई नाम नहीं रहा। उसकी जगह पे रूस अस्तित्व में आया और कुछ 15 देश और भी अस्तित्व में आए। अब ये व्यवस्था टूटने से, दो ध्रुवीय व्यवस्था इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि कि दोनों ही, जो ये यूएसएसआर और यूएसए था, दोनों अलग अलग ध्रुव पर थे, तो इसी वजह से इन्हें दो ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है, यानी कि दो किनारे विश्व की व्यवस्था के। तो इसमें कहा गया कि राजनीति और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। अब क्योंकि कि रूस सामने आ गया, 15 और देश सामने आए, और इसी तरह से अमेरिका ने भी कुछ देशों को आज़ाद किया। तो इससे क्या हुआ कि ये माना जाने लगा कि जो अमेरिका का इतना वर्चस्व बना हुआ है, इतनी बड़ी पावर वो बन गई है, क्योंकि कि 1990 के बाद सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो जो रूस था वो पावर नहीं रहा, सिर्फ अमेरिका एक सबसे बड़ी शक्ति, महाशक्ति बनकर उभरा, जो आज तक भी है। तो जब ये पहले क्या था, जैसे एक महापावर बना, तो ये लग रहा था कि ये इसके ऊपर, मतलब सभी देश जो है राजनीतिक और आर्थिक रूप से इस पर ही डिपेंड रहेंगे। लेकिन जैसे ही 15 देश बने, यूरोप में भी कुछ घटनाएं सामने आई, तो उससे ये लगने लगा कि जो अमेरिका का इतना ज़्यादा प्रभुत्व हो गया वो कुछ हद तक सीमित हो जाएगा। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, 1991 के बाद, 91 के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ, और एशिया में, यूरोप एक महाद्वीप है और एशिया भी एक महाद्वीप है, यूरोप में यूरोपीय संघ बना, एक संगठन बना, और इसी तरह से एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों ने कुछ, मतलब जो दक्षिण एशिया में भी कहाँ पे बना, जो दक्षिण पूर्व के राष्ट्र थे, देश थे, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान का निर्माण किया, और जो कि एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ही अपने अपने इलाके में चलने वाले ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना चाहते थे। अब जो ये यूरोपीय संघ था और आसियान था, ये दोनों ही क्या चाहते थे कि यूरोप में, देखो, सभी देशों के अंदर आपस में कुछ ना कुछ पुरानी दुश्मनी चलती रहती है, और इसी तरह से पुरानी दुश्मनी यानी कि एक देश के अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बात हो रही है यूरोपीय महाद्वीप और एशियाई महाद्वीप। अगर हम बात करें अपने एशिया की, तो जैसे पाकिस्तान और भारत है, एक ही द्वीप में है। तो इनमें क्या है, शुरू से ही एक ऐतिहासिक दुश्मनी है। ऐतिहासिक दुश्मनी कैसी कि हमारा जो बंटवारा हुआ था वो सब, ठीक है। तो इसी प्रकार से यूरोप के देशों में भी, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश थे वहाँ पे यूरोपीय संघ में जो देश शामिल थे और आसियान में जो देश शामिल थे, ठीक है। तो इनमें भी आपस में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक दुश्मनियाँ थी, तो और कुछ कमजोरियाँ थी। तो ये संघ क्या चाहते थे कि जो जो देश इसमें शामिल है, इन गुटों में, ये अपनी इन ऐतिहासिक दुश्मनियों का क्या करें, समाधान करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। उनकी जो कमजोरियाँ हैं, चाहे आर्थिक रूप से है, चाहे राजनीतिक रूप से, उनको मिलकर सॉल्यूशन निकालें। साथ ही
इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। अब इन्होंने यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर यूरोपीय देश जो महाद्वीप है, यूरोपीय संघ जिसने बनाया, और जो दक्षिण पूर्व एशियाई यानी कि एशिया देशों का, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान, उसमें जो देश शामिल है उन सारे देशों की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में यानी कि यूरोपीय संघ ने अपने देशों में और शांति, और जो आसियान था उन्होंने अपने उसके अंदर जो उस गुट में जो देश शामिल थे उसमें शांतिपूर्ण सहकारी तो शांति से मिलकर कार्य करेंगे। सहकारी यानी कि हम जितने भी उस गुट में देश शामिल हैं हम सब क्या करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे। किस क्षेत्र में? अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि अपने आर्थिक क्षेत्र को हम आगे बढ़ाने की, विकसित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिलकर एक दूसरे के साथ, चाहे मतलब कोई भी दुश्मनी है चाहे कुछ भी है, लेकिन उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको मिलकर, या जो समस्याएं हैं उनको मिलकर सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। अब चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला। अब ऐसे में क्या हुआ, अमेरिका तो था ही महापावर, रसिया जो था वो था, उसके बाद चीन भी एक आर्थिक मतलब पावर हम नहीं कह सकते, लेकिन आर्थिक रूप से एक विकसित देश उभर कर सामने आया। अब जब अचानक से कोई देश पावर बन जाए या आर्थिक रूप से उन्नति करने लगे तो उसका प्रभाव भी ऑटोमेटिकली वर्ल्ड पर पड़ेगा। तो वही यहाँ पर हुआ कि एकदम से उसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। हम सत्ता के, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर नज़र डालेंगे कि कौन कौन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में कौन कौन से देश उभरे, और यह जानेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए ये दो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं हमें, एक में कोई आंदोलन वगैरह कुछ हो रहा है और एक चाइना की पिक्चर है जिसके अंदर कुछ विकसित ऐसे लग रहा है कि हाँ मतलब कोई देश है जो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। उसके बारे में ये क्या लिख रहे हैं कि 1978 के दिसंबर में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर की नीति चलाई। ये चाइना से रिलेटेड है, तो उन्होंने किसकी नीति चलाई? ओपन डोर, जिसको तो चाइना ने, ये चाइना से रिलेटेड है, चाइना ने कौन सी नीति चलाई? ओपन डोर की नीति चलाई। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की, अगले सालों में एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। और ये जो तस्वीरें हैं ये इसी से रिलेटेड हैं। एक में पता चल रहा है कि हमें कौन सी तस्वीर है, पहली तस्वीर क्रांति के तुरंत बाद की तस्वीर है जो कि चीन की है। इसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर संघाई जो चीन की है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति को दिखा रहा है। ठीक है, मुक्त द्वार की नीति क्या थी? मुक्त द्वार की नीति थी कि कोई भी देश जो आके है हमारे देश के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना फैक्ट्री लगा सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, तो उससे क्या होता है, क्यों हम लोग अपने देश के अंदर ये सब करने की परमिशन किसी कंट्री को देते हैं? क्योंकि इससे हमारे देश की उन्नति होती है। अब देखिए यूरोपीय संघ के बारे में यहाँ पे पढ़ा जा रहा है कि यूरोपीय संघ क्या था। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। यूरोप के अंदर क्या क्या सवाल हो सकते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब ये सवाल कौन कौन से थे कि क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू कर देना चाहिए, यानी कि वो जो यूरोप के देश थे काफ़ी सारे, एक महाद्वीप में काफ़ी सारे देश होते हैं, यानी कि एक ही देश वहाँ पे होगा। जैसे हमारे एशिया में चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सभी इसी प्रकार से यूरोप के भी कंट्रीज़ हैं। तो उनके दिमाग में ये सवाल था कि क्या यूरोप अपनी जो आपस में उनकी दुश्मनी थी वो फिर से शुरू करे, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले और सिद्धांतों के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दो बातें थी कि या तो यूरोप क्या करे, यहाँ पे क्योंकि यूरोपीय संघ की बात हो रही है, कि क्या वो अपने जो दुश्मनी थी उन जो पहले से चल रही थी उसको एज इट इज़ रहने दे, या फिर वो कोशिश करे कि अपने देश की तरक्की के लिए दोबारा से नए सिरे से
पॉजिटिव तरीके से कोशिश करे संबंधों को बनाने की। दूसरे विश्व युद्ध ने अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था, जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई विश्व युद्ध में, देखो, जिससे कि बहुत सारी जो मान्यताएं चलती आ रही थी वो ख़त्म हो गई। अब 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं का ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप क्या था, खड़ा हुआ था। तो 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। ठीक है, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। अब अमेरिका ने जब यूरोप की अर्थव्यवस्था गिर रही थी तो किसने मदद करी, बताया ना, 1939 से 1944-45 का जो टाइम था वो आर्थिक महामंदी का था। उस दौरान जो यूरोप के देशों की मदद थी वो किसने की, अमेरिका ने की, जिससे भी इन देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला। इसे मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब अमेरिका ने जो ये मदद की थी इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के विदेश मंत्री ने शुरू की थी, जिसका नाम जॉर्ज मार्शल था, और उसी के नाम पर मार्शल योजना इसका नाम पड़ा था। तो जब विश्व युद्ध खत्म हो गया और जब एक ध्रुवीय व्यवस्था आई, तो इस वजह से भी कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों की बहुत ज़्यादा मदद की उनकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए, दोबारा से यानी कि संगठित होने के लिए। तो इस वजह से भी जो यूरोपीय देश थे वो आपस में सकारात्मक सहयोग करना चाहते थे। अब दूसरा अमेरिका ने क्या मदद की, अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। नाटो क्या था, नाटो उत्तरी अमेरिका के जो देश थे उनका एक समूह था, उसमें कुछ देश शामिल थे, जिसमें क्या माना जाता था कि नाटो ग्रुप को जिसने ज्वाइन कर लिया है, जिस कंट्री ने, मान लो कि 10 कंट्री हैं, तो उन 10 कंट्रीज़ में अगर वो जो नाटो में शामिल है जो कंट्रीज़, अगर उनमें से किसी भी देश पर हमला होता है, अगर एक देश पे भी हमला किया है तो वो क्या माना जाएगा कि सभी देशों पर हमला है। तो इससे एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था भी हो गई। ठीक है, कई बार ये होता है ना कि एक देश, क्योंकि उस टाइम किसी भी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी कि वो, और सैन्य दृष्टि से भी हम लोग यानी कि जो यूरोप के कंट्रीज थे वो इतने सुरक्षित नहीं थे कि वो अकेले किसी युद्ध का सामना कर सकते। तो जो ये नाटो का ग्रुप बनाया गया इसी वजह से बनाया गया ताकि अगर किसी एक कंट्री पर भी हमला होता है तो सभी उसकी मदद करेंगे। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। ठीक है, तो ये एक आर्थिक सहयोग संगठन की भी स्थापना की गई, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद यहाँ पे की गई। अब ये भी क्या हुआ, ये जिसकी वजह से एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में, अब पहले एक स्थापना हुई फिर दूसरे गठन की, यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अब ये यूरोपीय परिषद बनी, जिसने पहले हमने देखा आर्थिक रूप से हुई, ठीक है, मार्शल योजना, फिर नाटो हुआ, और उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, यूरोपीय परिषद बना दी इन्होंने, जो कि राजनीतिक सहयोग कर रही है। उसके बाद आर्थिक सहयोग दोबारा से भी किया। अब यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध से आगे बढ़ी। अब इन सब से क्या फ़ायदा हुआ कि जो इन पूंजीवादी देश थे ये, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी बेटर तरीके से आगे बढ़नी शुरू हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में 57 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। कब हुआ, 1957 में। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। मतलब पहले ये गठन हुआ, फिर उसके बाद यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ,
और जिसके बाद जो ये प्रक्रिया थी, ये जो भी प्रक्रियाएं चल रही थी ना, कभी यूरोपीय परिषद का गठन हो रहा है, कभी किसी का गठन हो रहा है, उसने कौन सा स्वरूप ले लिया लास्ट में? राजनीतिक स्वरूप। ठीक है। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आ गई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। जो सबसे लास्ट में क्या बना? यूरोपीय संघ बना। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि यूरोपीय संघ की स्थापना, अंतिम रूप में यूरोपीय संघ कैसे सामने आया। मार्शल योजना हुई, मार्शल योजना के बाद नाटो हुई, फिर यूरोपियन आर्थिक व्यवस्था परिषद की, मतलब अर्थव्यवस्था परिषद की इकोनॉमिकली स्थापित हुआ, फिर उसके बाद यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। उसके बाद ये सब करते हुए जब 1991 में सोवियत गुट का पतन हो गया तो 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, और वो भी किस स्वरूप में हुई? राजनीतिक स्वरूप में। राजनीतिक स्वरूप में यानी कि उसके लिए वोट पड़ते हैं, वोट डलने शुरू हो गए, और मतलब कौन कौन इसके मेंबर हो गए, ये सब एक राजनीतिक रूप इसने ले लिया। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग, एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। अब यही हो गया ना। अब एक देश होता है, जब वो राजनीतिक रूप लेता है तो क्या होता है कि उसकी अपनी मुद्रा होगी, उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सुरक्षा नीति होगी, उसकी विदेश नीति होगी। तो ये सब भी यूरोपीय संघ में अब शामिल हो गए, क्योंकि इसने क्या ले लिया था? राजनीतिक रूप ले लिया था। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर अब कैसा हो गया? राजनीतिक रूप लेता चला गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक काम करने वाले विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह बन गया। विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह बन जरूर गया, एक देश की तरह लगने लगा, हालांकि एक देश नहीं था। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की, अब ये संविधान भी बनाना चाहता था, लेकिन यूरोपीय संघ जो संविधान बनाने की जो इसकी कोशिश थी वो असफल हो गई। लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा आज भी है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। कहाँ के थे नए सदस्य? पहले जो सोवियत संघ में थे वो अब किस में शामिल हो गए? यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। समझ रहे हैं ना हम लोग इस बात को कि 1991 में से पहले जो सोवियत संघ के अंदर जो देश शामिल थे, जब उसका पतन हुआ तो वो किस में शामिल हो गए? कुछ, सभी नहीं, कुछ। कहाँ पे शामिल हो गए? सोवियत खेमे के थे, लेकिन यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश और सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कि क्या था कि सब जो भी देश यूरोपीय संघ में शामिल थे उन देशों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हमारे जो फैसले हैं, यानी कि हम अपना राजा किसको बना रहे हैं? यूरोपीय संघ को बना रहे हैं। हमारे लिए जो भी निर्णय लेगा, फैसले लेगा, वो कौन लेगा? यूरोपीय संघ लेगा। तो इससे जो कुछ देश थे या उस देश में रहने वाले लोग थे वो काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि सभी लोग उससे खुश थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि उनके देश की सरकार को जो ताकत हासिल थी वो अब किसको दे दी गई? यूरोपीय संघ को दे दी जाएगी, इसलिए वो खुश नहीं थे। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति थी। अब यूरोपीय संघ भी ऐसा था कि वो सभी देशों को शामिल नहीं करना चाहता था। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़बरदस्त था। वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान है। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा वैल्यू है यूरो की। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसको यूरो कहा जाता है कि वो अमेरिकी डॉलर पर भी खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुनी ज़्यादा है। ठीक है, किससे? विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुनी ज़्यादा है। और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धोस के साथ बात करता है, क्योंकि प्रभुत्व भी अमेरिका से ज़्यादा हो गया इसका। एक तरह से देखने में नहीं है, लेकिन इंटरनली इसका प्रभुत्व ज़्यादा है, यूरो की वैल्यू ज़्यादा है।
योगदान कर रहा है वो भी ज़्यादा कर रहा है। तो इसलिए ये अमेरिका और चीन से व्यापारिक जो विवाद होते हैं पूरी धौंस दिखाता है अपनी। ठीक है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। अब इसकी जो ये आर्थिक शक्ति है, हम ये सोचें कि यूरोप के देशों पर ही इसका प्रभाव है, ऐसा नहीं है, बल्कि एशिया और अफ्रीका के, जो इससे बहुत दूर है, एशिया और अफ्रीका, उस पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। यह विश्व व्यापार के संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का क्या है, स्थायी सदस्य भी है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि सुरक्षा जो हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, उसका स्थायी सदस्य होना, क्योंकि वहाँ पर जब कोई मुद्दा उठता है यूएनओ में तो जो स्थायी सदस्य है वो अपने वोट का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। फ्रांस तो क्या है, स्थायी सदस्य है, लेकिन कुछ और भी सदस्य हैं जो कि क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। अब क्योंकि स्थायी सदस्य भी इसके पास हैं, फ्रांस इसका स्थायी सदस्य है और कुछ और देश हैं जो इसके अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ के, तो जिसकी वजह से ये सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। अब देखो कैसे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिका नीतियों के हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण के विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का प्रयोग करने की जगह है कूटनीतिक, आर्थिक, निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई। अब चीन ने क्या किया था, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, पर्यावरण के विनाश के मामलों की भी इसके ऊपर थी, तो इसमें उसने धमकी और सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि किसने किसका प्रयोग किया, कूटनीति का, आर्थिक निवेश का, कि मैं आर्थिक निवेश नहीं करूंगा अगर आप बार बार मानवाधिकारों का उल्लंघन करेंगे। चीन को ऐसी धमकी दी। और बातचीत की इसकी नीति बहुत ज़्यादा प्रभावित की। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अब सैनिक ताकत भी यूरोपीय संघ की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया की दूसरी बड़ी सेना किसके पास है, यूरोपीय संघ के पास है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी है। अब ये देखो, यूरोपीय संघ के देश फ्रांस जो है स्थायी सदस्य है और इसके पास परमाणु हथियार हैं, और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में क्या है, दूसरा स्थान है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, यानी कि जब इराक पर अमेरिकी हमला हुआ था सद्दाम हुसैन के टाइम में, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो टोनी ब्लेयर थे वो तो इराक के साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के क्या थे, खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर भी नाराजगी थी। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क, यानी कि वो नहीं चाहती थी, ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी, कि उनके देश का कोई भी हिस्सा है वहाँ पर यूरो जो करेंसी है वो आए, उसको प्रभावित करे, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से बिल्कुल अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध भी किया था। डेनमार्क और स्वीडन ने, यानी कि वो यूरो को वैल्यू नहीं दे रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि ये साझी मुद्रा हो। इस साझी मुद्रा यानी कि वो क्या कह रहे थे कि ये जो जितने भी यूरोपीय संघ के अंदर देश शामिल हैं उनकी साझी मुद्रा क्या होगी, यूरो होगी। लेकिन जो डेनमार्क, स्वीडन, ब्रिटेन वगैरह ये जो कंट्री थे, इन्होंने इसका प्रतिरोध भी किया।
इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। अब इससे क्या हुआ, जब इन्होंने मना कर दिया तो यूरोपीय संघ की जो क्षमता थी वो थोड़ी सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई। तो अब हमने ये पढ़ा यूरोपीय संघ के बारे में। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का वर्णन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें।